सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है? यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब ये होता है, लेट से कि एक एक बंदा है, वो चाहता है कि नहीं मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर उसको बहुत डिप्रेशन है, वो चाहता है मरना। अब मरने के लिए उसके पास क्या क्या चॉइस है कि वो फांसी से लटक के मर जाए या फिर वो कहीं से कूद के मर जाए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस सुसाइड के केस में पर्सन को दर्द होगा। तो यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, मीन्स कि बिना दर्द की मौत। लेकिन ये इंडिया में लीगल नहीं है। कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, जो भी मरना चाहता है, लेट से कि मैं मरना चाहता हूँ, तो वो लोग मेरे बॉडी के अंदर बारबिट्यूरेट जो होंगे वो इंजेक्ट करेंगे। अब बारबिट्यूरेट के कारण क्या होगा कि पर्सन मर जाएगा। तो मोस्ट कॉमन ड्रग बारबिट्यूरेट यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि बारबिट्यूरेट ही यूज़ होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन बारबिट्यूरेट का यूज़ किया जाता है मारने के लिए हाई डोज में। तो इसको हम बोलते हैं यूथेनेशिया। क्या इंडिया में ये लीगल है? नहीं है। तो यूथेनेशिया कितना टाइप के होते हैं? एक्टिव यूथेनेशिया, जो मैंने अभी आपको बताया कि नहीं, यहाँ पर हम मार रहे हैं। पेशिव यूथेनेशिया के केस में क्या हो रहा है कि लेट से कि कोई पर्सन है, वो कोमा में है। तो कोमा में जाने के बाद मान लो कि अगर लेट से कि मैं कोमा के अंदर चले गया या फिर कोई भी कोमा के अंदर चले जाए, उसके बाद अगर वो पेशेंट 50 साल तक के भी कोमा में है, तो उसके फैमिली वाले को उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाले को उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। उसको हम उसके पूरे लाइफ सपोर्ट को नहीं हटा सकते, क्योंकि इंडिया के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग वी हैव राइट टू लिव, वी डोंट हैव राइट टू डाई। सो इसीलिए हम उसको नहीं मार सकते थे 2018 के पहले तक के। क्योंकि 2018 के बाद क्या हुआ, अरुणा शानबाग केस हुआ, जिसमें अरुणा शानबाग के साथ क्या हुआ था कि वो एक स्टाफ नर्स थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके साथ रेप का केस हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव फेज में चली गई, कोमा में चली गई। उसके बाद वो 30-40 साल तक के कोमा में रही। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट रूल हम उसके लाइफ सपोर्ट को नहीं हटा सकते थे, क्योंकि वी डोंट हैव राइट टू डाई। तो हम उसको नहीं मार सकते थे, लेकिन वो जिंदा रह के भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा केस चला और हाई कोर्ट में ये केस, बॉम्बे हाई कोर्ट में ये केस पर ये बता दिया गया कि हम जो रहा है कोमा के केस में ये सब चीज़ें कर सकते। तो इंडिया में पेसिव यूथेनेशिया मीन्स, पेसिव यूथेनेशिया का मतलब जो पर्सन ऑलरेडी कोमा में है उनको हम हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में लीगल हो गई। ये अगर वो मरने ही वाला है, उसके कोई चांसेस नहीं है, तो वो सारी चीज़ें लीगल हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा था कि वी हैव डाइंग डिक्लेरेशन, मीन्स 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू लिव है उसमें एक और लाइन जोड़ी, दैट इज़ राइट टू डाई विद डिग्निटी। मीन्स मान लो कि कोई पर्सन है, वो मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं मेरे मेरे आप मेरा इलाज तो कर रहे हो, लेकिन मेरी प्रोग्नोसिस क्या है, क्या मैं इलाज के बाद बच भी पाऊँगा या फिर मैं चल भी पाऊँगा, या फिर मेरे लिए जो डेली एक्टिविटी है वो करना पॉसिबल है। अगर मैं किसी पेशेंट को बचा भी लेता हूँ लेट से, लेकिन बचाने के बाद उसको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, वो चल नहीं सकता, वो अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकता, बस वो सांस ले सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। तो इसके बाद अगर मेरे को पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, मैंने आज तक के अपने जीवन में किसी के सहारे नहीं रहा हूँ और मैं अभी भी किसी के सहारे नहीं रहना चाहता हूँ, तो अगर मेरी कंडीशन ऐसी आती है कि मुझे बिस्तर से उठना भी, मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाऊँ और मैं अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी भी ना कर पाऊँ, तो आप मुझे, है ना, आप मुझे ट्रीट मत करिएगा। इसे बोलते हैं हम DNR, डू नॉट रिसिसिट। तो ये हमारे पास जो है आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, दैट इज़ कॉल्ड दी राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो हमारे पास यूथेनेशिया था, ये वाला यूथेनेशिया वाला पार्ट था, ये लीगलाइज कर दिया गया। यानी कि वैसे तो यहाँ पे एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, ये भी पेसिव यूथेनेशिया का पार्ट था इंडिया में जो लीगल है। क्योंकि हमने यहाँ पे पेशेंट को डायरेक्टली बारबिट्यूरेट दे के नहीं मारा, हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो वो अपने आप मर गया। तो दैट इज़ पेसिव यूथेनेशिया, इंडिया में लीगल है अभी 2018 के बाद से। उसके बाद हमारे पास होती है लिविंग विल। लिविंग विल क्या होती है? जैसे हमने बोला कि दैट इज़ DNR, डू नॉट रिसिसिट, ये पेशेंट जो होता है लिख के जाता है। उसी के तरीके से पेशेंट जो होता है लिविंग विल भी लिख सकता है कि नहीं, अगर कल को जाके मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ या फिर मैं पागल हो जाऊँ, मैं कुछ भूल जाऊँ, तो वो पहले से लिख के रखें कि मेरा ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, और मेरा छोटा बेटा जो होना चाहिए, मेरे छोटे बेटे को ट्रीटमेंट करना चाहिए, बड़े बेटे को ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लिविंग विल के ऊपर लिखी होती है। थैंक यू।